आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर 12th क्लास की जो फिजिक्स है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के हमने 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं पहले, और आज ये तीसरा वीडियो मैं इस टॉपिक आगे बना रहा हूँ, इस चैप्टर का बना रहा हूँ। और अगर आपने पीछे के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर पहले उन दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ में मैं बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप जब इन वीडियो को देखें तो साथ में कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठें। बीच बीच में इसको रोककर, वीडियो को रोककर उतारते रहें अपनी कॉपी में, क्योंकि बिना उतारे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जो हम अच्छे से जानते हैं। इसे सी से व्यक्त प्रदर्शित करते हैं, मतलब कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हम जानते हैं। 1C इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब ये 1C बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड आया कहाँ से है, तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं पहले, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि विद्युत धारा इज इक्वल टू, ये पेन चल नहीं रहा है, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, इसी का पेन ले रहा हूँ दोस्तों। विद्युत धारा इज इक्वल टू, विद्युत धारा इज इक्वल टू विद्युत आवेश अपॉन समय, या I बराबर Q बटा T, जो हम सभी अच्छे से जानते हैं, 9th 10th से पहले आ जाता है ये। तो Q बराबर हो जाता है IT, जहाँ Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, I का होता है एम्पियर और T का होता है सेकंड। तो C बराबर A गुणा S जो मैंने लिखा, ये यहाँ पर है C बराबर A गुणा S, C बराबर A गुणा S है, और ये भी C बराबर 1C इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड है। तो विद्युत आवेश की विमा होती है M0, L0, T1 और A1। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर हमने लिखा कि I के होते हैं A1 और T का होता है T1, तो ये हो गया T1 A1, जो 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं। चूंकि कूलाम एक बड़ा मात्रक है, इसलिए आवेश को निम्न मात्रकों में भी लिख सकते हैं। पहला है 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलाम, और दूसरा है 1 नैनो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलाम, और 1 पिको कूलाम इज इक्वल टू 10⁻12 कूलाम। जो सिंपल सी बातें थी। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, ऐसा ही पद्धति में मात्रक है कूलाम सी, ठीक है। सीजीएस पद्धति में है स्टेट कूलाम, सीजीएस पद्धति में क्या है, स्टेट कूलाम है। स्टेट कूलाम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और 1 कूलाम, मतलब की बात ऐसे कि जो फ्रैंकलिन है, स्टेट कूलाम है, इसको ESU भी लिखते हैं, और ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब बात करें कि कूलाम में और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या संबंध होता है, तो उसके लिए देखिए आप 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU। अब देखोगा, इसको याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, यहाँ 8 की जगह 9 है, बाकी सेम। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। शायद ये एक बार एग्जाम में पूछा, वो भी लग रहा है, मेरे को पक्का ध्यान नहीं है। लेकिन आवेश का एक अन्य मात्रक फैराडे भी होता है, और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। इसका मतलब हो गया कि ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 1 फैराडे जो है 96,500 कूलाम होता है। इन दोनों क्वांटिटीज को आपको याद रखना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आसानी से बन सकता है। अगला टॉपिक है आवेश के गुणधर्म। आवेश के मुख्य गुणधर्म निम्न है। नंबर 1 है विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत सिंपल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, न कभी इस चीज़ को एकदम पूछा जाता है, लेकिन एक सामान्य से गुणधर्म है, और इसको ये आपको आने चाहिए हर हाल में। जैसे आप देख रहे हो कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में 3 आवेश उपस्थित हैं, प्लस का 3Q, माइनस का 4Q और प्लस का 5Q।
अब अगर कोई हमें पूछे कि बताओ इस बंद पृष्ठ में कुल कितने आवेश हैं, तो आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर प्लस का है तो प्लस का यूज में लोगे, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाओगे, प्लस का है तो प्लस का यूज में लोगे। तो इसको सोल्व करोगे आपको तो समेशन क्यू इज इक्वल टू प्लस के 4Q प्राप्त हो रहे हैं। आवेश एक अदिश राशि है। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बात इस टॉपिक से स्पष्ट होती है। अगला टॉपिक, है विद्युत आवेश की निश्चरता। किसी कण पर विद्युत निश्चरता का मतलब समझ लो पहले आप कि अगर किसी वस्तु पर अगर कोई आवेश है तो वो आवेश उस वस्तु के वेग पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि ये जो मेरे पास वस्तु है, इस वस्तु पर अगर 5 कूलाम आवेश है तो चाहे ये रुकी हुई हो चाहे ये गतिशील हो, हमेशा इसके ऊपर 5 कूलाम ही आवेश रहेगा। यूं नहीं है कि गति करने या न करने से इसके आवेश पर कोई फर्क पड़ जाएगा। इसलिए ये बात मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि विराम अवस्था में जो आवेश है वो गतिमान अवस्था में आवेश के बराबर होता है। अर्थात Q विराम अवस्था बराबर Q गतिमान अवस्था। मैं इसको फिर पढ़ रहा हूँ। किसी कण पर विद्युत आवेश Q का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। विराम अवस्था में आवेश बराबर गतिमान अवस्था में आवेश। Q विराम अवस्था बराबर Q गतिमान अवस्था। क्लियर। अगला टॉपिक, विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो है ऊर्जा का संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट की जा सकती है, केवल यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा आपने पढ़ लिया होगा पहले भी। वही टॉपिक है, उसी टाइप का टॉपिक है कि विद्युत आवेश जो है ये भी संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न होता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर यह स्थानांतरित हो सकता है। पढ़िए इसको। इसके अनुसार किसी विलगित निकाय, विलगित का मतलब होता है अलग थलग, अर्थात ऐसा निकाय जिसका अन्य किसी निकायों से कोई संपर्क नहीं हो। विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है, जो मैं बता चुका हूँ। इसके एग्जाम्पल हैं उदाहरण नंबर 1 घर्षण विद्युत के उदाहरण में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको घर्षण विद्युत के बारे में मैंने बताया था, वही बात यहाँ आ रही है कि अगर कांच की छड़ व रेशम के कपड़े को रगड़ें तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश कपड़े पर उत्पन्न होता है। बात यहाँ आती है कि उतना ही धन और उतना ही ऋण आवेश क्यों उत्पन्न हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जब दोनों वस्तुओं को किस को, कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को अगर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे और रेशम के कपड़े पर चले जाने की वजह से जितना पॉजिटिव आवेश उस कांच की छड़ पे उत्पन्न होगा उतना ही रेशम के कपड़े पर भी उत्पन्न होगा ऋण आवेश। तो चूंकि दोनों को जब हमने रगड़ना शुरू किया उस समय कांच की छड़ पर भी 0 आवेश था और कपड़े पर भी 0 आवेश था, इसलिए कुल आवेश पहले भी 0 है। और रगड़ने के बाद अगर मान लीजिए 5Q आवेश कांच की छड़ पर है और माइनस का 5Q आवेश कपड़े पर है तो कुल आवेश फिर 0 हो गया। इसका मतलब रगड़ने के पहले भी कुल आवेश 0 था और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश क्या है, 0 है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत आवेश का संरक्षण है, अर्थात किसी घटना के होने के पहले तथा घटना के होने के बाद कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन टकराते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होती हैं जो आवेश रहित होती हैं। टकराने के पूर्व भी कुल आवेश 0 ही था। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये आप इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से परिचित होंगे। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के समानीकरण होता है लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं और इनसे विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होती है जिसे गामा द्वारा लिखा गया है। और विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं वो आवेश रहित होती हैं, क्योंकि यहाँ जितना देखो टकराने के पहले दोनों को मिलाकर अगर आवेश जोड़े तो कितना हो गया, 0 हो गया है और इसका भी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब पहले भी 0 था और बाद में 0। तो इस प्रक्रिया में भी विद्युत आवेश का क्या रहता है, संरक्षण रहता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षित रहता है। जैसे गामा इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है
मतलब इसका उल्टा कर दें तो इलेक्ट्रॉन प्लस ई माइनस प्लस ई प्लस अथवा इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन होता है। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। मतलब विद्युत चुम्बकीय विकिरण की सहायता से अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म को प्राप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है रेडियोधर्मी श्याम। देखिएगा 92 यूरेनियम 238 को अगर रेडियोधर्मी क्षय हो इससे कि ये अल्फा कण बाहर निकले तो 90 थोरियम 234 और 2He4 जो कि अल्फा कण है प्राप्त हो रहा है। अब बात आ रही है कि यहाँ अल्फा कण क्या है। अल्फा कण वैसे तो 11वीं क्लास में ही बच्चों को बता दिया जाता है, फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं तो मैं बता देता हूँ कि हीलियम परमाणु की जो नाभिक होती है उसी को